नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात हम कर रहे हैं जलते हुए मिडिल ईस्ट की और अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की टेंशन की। ये दोनों खबरें आज बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल अमेरिका और इजरायल के हमलों और ईरान के पलटवार की वजह से मिडिल ईस्ट में तो भारी तबाही है, जिससे अब दुनिया पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस बारे में हम आपको बताएं, लेकिन उससे पहले आपको पड़ोसी देश पाकिस्तान के बड़े तनाव की बात जरूर सुन लेनी चाहिए। आपको सुनाएंगे पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का बयान, जो खासतौर से भारत को लेकर उनकी तरफ से दिया गया है। Today, trapped in the strategic short-sightedness, India's leaders said they are preparing for another war. As a lifelong advocate of regional peace, I would not recommend it. दरअसल राष्ट्रपति जरदारी का ये पाकिस्तानी संसद का संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए एक वाकया था, एक वीडियो था, और इस दौरान जमकर पीछे शोर हो रहा था। हालांकि बात अलग है कि वहां की सरकारें लगातार विरोध प्रदर्शन का सामना कर रही हैं। मौजूदा हालात गृह युद्ध जैसे हालात से जूझ रही है। पीटीआई के जो समर्थक थे वो लगातार यहां पर नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन आप ये जानिए कि आखिर राष्ट्रपति जरदारी ने पाकिस्तानी संसद के संयुक्त सत्र को क्या कहा संबोधित करते हुए। उन्होंने दरअसल ईरान पर सैन्य कार्रवाई की निंदा की, साथ ही उन्होंने भारत की बात की, भारत से हमलों की आशंका भी जताई है और चिंता भी उनकी तरफ से एक तरह से जाहिर की गई है। अब आप ये समझिए, फिलहाल ये 4 तस्वीरें देखते चलिए, जो एक तरह से जिस पर हम 5 बजे में बात करेंगे अपने इस खास शो में। ईरान में भारी बमबारी, अरब वर्ल्ड में जमकर तबाही, पाक और अफगान में बड़ा अटैक है, पाकिस्तान में जमकर बड़े प्रदर्शन अंदर ही अंदर हो रखे हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि मौजूदा हालात जो है वो चौतरफा विश्व युद्ध के तनाव को बढ़ाता है। अमेरिका इजरायल के ईरान पर हमले, ईरान के पलटवार ने अरब जगत में महायुद्ध शुरू कर दिया, ईरान के परमाणु साइट्स पर हमले किए गए, आईएईए ने रेडिएशन लीक तक की चेतावनी जारी कर दी। अब ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया तो अरब में मौजूद अमेरिका के बेस के अलावा दूसरे इलाकों पर भी जबरदस्त मिसाइलों की बारिश की गई। इजरायल पर भी भीषण अटैक किए गए और इन सब के बीच में खबर कि अमेरिका के नेवादा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसके बाद ये आशंका जताई जा रही है क्या अमेरिका ने परमाणु टेस्ट कर दिया है इस पूरे तनाव भरे माहौल के बीच में। उधर ईरान में भी ऐसे ही भूकंप के झटके महसूस किए गए, यहां पर भी परमाणु टेस्ट किए जाने की आशंका जताई गई है। इधर देखा जाए तो पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के हमले जारी हैं। तालिबान ने एक बार फिर से पाकिस्तान की सैन्य चौकियों को और अहम ठिकानों को जबरदस्त उस पर हमला बोला है और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी खराब है। कराची, लाहौर में लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है। ये साफ है कि पूरा का पूरा मुस्लिम वर्ल्ड इन दिनों तनाव में है और एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान अब खौफ में है। वो क्यों है और वो ऐसा आखिर उसका अंदेशा क्यों? दरअसल उसका अंदेशा राष्ट्रपति जरदारी के बयान से साफ नजर आया। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का भी जिक्र एक तरह से यहाँ पर इस बीच किया गया और यही वजह है कि बखूबी जानते हैं यहाँ के हुक्मरान हिंदुस्तान की ताकत किस रूप में है और पिछले कुछ वक्त से जो तनाव लगातार नजर आ रहा था, अगर वो एस्केलेट हुआ और हिंदुस्तान ने अगर कोई जवाबी कार्रवाई कर दी तो उसके बाद में हालात और भी ज्यादा चिंताजनक बन जाएंगे पाकिस्तान के लिए। ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी बखूबी जानते हैं। बड़े सवाल, क्या मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान निकल सकता है? सवाल ये भी, क्या ईरान में न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से ही भूकंप के झटके महसूस किए गए? सवाल ये, क्या भारत से हमलों का डर दिखाकर पाक सरकार अंदरूनी विवादों से जनता का ध्यान हटाना चाहती है? करेंगे चर्चा, खास मेहमानों का पैनल इस दौरान मेरे साथ में कनेक्ट होगा, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर, ईरान का गद्दार क्या एक तरह से पकड़ा जा चुका है। खबर तो इसी रूप में सामने आ रही है। दरअसल बताया जा रहा है कुद्स फोर्स का कमांडर इस्माइल कानी, उसे आईआरजीसी ने हिरासत में लिया है। बड़ी जानकारी यह है कि इस्माइल कानी को हिरासत में लिया गया है। खामनेई की मुखबिरी के शक में आईआरजीसी का यह बड़ा एक्शन है और बहुत लंबे वक्त से दरअसल कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा शक कानी पर जताया जा रहा था, लेकिन ये वो कानी है, इस्माइल कानी, जो एक तरह से आयतुल्लाह अली खामनेई के सबसे खास माने जाते रहे हैं और अब वो ही एक तरह से आईआरजीसी के
रडार पर बहुत लंबे वक्त से थे और अभी हिरासत में लिए गए। आपको ये भी बता दें, ये बड़ा दावा किया जा रहा है कि आयतुल्लाह अली खामनेई की एक एक जानकारी, मूवमेंट की एक एक जानकारी कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल को दी गई थी, और वो देने वाला कोई और नहीं बल्कि IRGC का सीनियर कमांडर इस्माइल कानी ही है। इस्माइल कानी को इसी बिना पर, इसी शक की बिना पर ये कहा जाए हिरासत में लिया गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। ईरान मामलों के जानकार असलम रिजवी जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। अफगान डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी के नेता निसार अहमद शेरजोई भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। कुछ और खास मेहमान भी जल्दी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे, लेकिन मैं इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सहाय सर आपसे करना चाह रही हूँ। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर इस्माइल कानी को हिरासत में ले जाने की खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है यही वो कहा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला व्यक्ति है, जिसने सीधे सीधे पूरी इंफॉर्मेशन थी खामनेई की, वो एक तरह से लीक की, और ईरान में जो आज हालात है वो उसी वजह से है। टू लिटिल टू लेट नैना। अब कामनी को पकड़कर उसको हैंग करके उसका पब्लिक एग्जीक्यूशन करके ये सिर्फ एक बाकी लाइकली गद्दारों को डराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि खमैनी अब नहीं है, उनकी फैमिली अब नहीं है, उनके IRGC का टॉप खत्म हो चुका है। तो अगर इनको इतनी कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन पिछले 38 घंटों 72 घंटों में मिली है तो ये बहुत लेट हो चुके हैं, उसका कोई भी रेलेवेंस नहीं रह गया बाहरी दुनिया के लिए। लेकिन वहां पे अब जो जी, और ये अभी कयास लगाए जा रहे हैं। देखें, काफी डीप पेनिट्रेशन इजराइल ने की हुई थी इंटेलिजेंस में, ईरान के सारे मूवमेंट्स को, जैसा कि अब इंफॉर्मेशन आ रही है पिछले 2 दिनों से कि वहां के ट्रैफिक लाइट्स के साथ जो कैमरास लगे थे, ट्रैफिक मॉनिटरिंग कैमरास, जिनका एक स्मार्ट नेटवर्क था, उसको कॉम्प्रोमाइज कर लिया था मोसाद ने। तो इसलिए उनको ये जितनी मूवमेंट होती थी इस पूरे इलाके में जहां पे खमैनी रहते थे और उनसे कमांडर्स IRGC के मिलते थे, उनके मिनिस्टर्स आते जाते थे, उस पूरे इलाके के सारे ट्रैफिक कैमरास का नेटवर्क, उनका स्मार्ट नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया था मोसाद के द्वारा। इसीलिए उनको पल पल की जानकारी उनके मूवमेंट से रिलेटेड मिलती रहती थी। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, इस हैकिंग के अलावा उनके पास सैटेलाइट इमेजेस लाइव होती थी कि अब वो कहाँ मूव कर रहे हैं। और इसके तीसरे नंबर पे उन्होंने शायद कुछ सैटेलाइट फोन्स का भी यूज किया था टू नरेट द एग्जैक्ट लोकेशन एंड टाइमिंग कि इस समय खमैनी की मीटिंग शुरू हो चुकी है। इसीलिए ये सुनने में भी आ रहा है कि ये जो 28 तारीख का हमला था वो पहले थोड़ा लेट से प्लान था, बट जैसे ही ये कंफर्मेशन आई कि अभी वो सारे इकट्ठा हो गए हैं तो इसको एडवांस हिट किया उन्होंने, बिफोर टाइम हिट किया और इतना प्रिसाइज हिट किया। तो इसके में डेफिनेटली इनके अंदर के इन्फॉर्मर्स रहे होंगे जो मोसाद के लिए या CIA के लिए काम कर रहे होंगे। इतना पिन पॉइंट करके किसी एक आदमी को उठाना, क्योंकि उसके पीछे किस तरह की सर्वेलेंस माउंट की हुई थी IRGC ने, ये नहीं पता। ये IRGC के कई सीनियर कमांडर्स के काफी करीबी माने जाते थे। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं अब IRGC में भी एक स्प्लिट का चांस बढ़ रहा है, जिसकी अमेरिका और इजराइल 2-3 दिन से वेट कर रहे थे कि इंटरनल अपराइजिंग ना हो। लेकिन IRGC का टॉप लीडरशिप के बाद उनका एक वर्टिकल स्प्लिट अगर करा पाए तो इस हिरासत में लिए जाने के एक्शन के बाद हम कुछ एक्शन इधर भी देख सकते हैं कि IRGC में इंटरनल कोई स्प्लिट हो रहा है। जी रहना, इसमें कोई शक नहीं सर। देखिए, और खासतौर से अगर ब्रह्मास्त्र कहा जाता था एक तरह से इस्माइल कानी को, ये कहा जाए आयतुल्लाह अली खामनेई का राइट हैंड कहा जाता था, यानी कि वो आंख बंद करके भरोसा करते थे। तो मैं चाहूंगी एक बार रिजवी साहब ये कहा जाए, क्या यही एक बड़ा विश्वासघात था ईरान में, जिस रूप में आज बड़ी तस्वीर नजर आई? क्या कानी वाकई में कॉम्प्रोमाइज हो गए, या ये भी इजराइल और अमेरिका का ही एक तरह से पटकथा यहाँ पर नजर आती है? क्योंकि जो ऐसे हालात हैं, इतनी बड़ा तगड़ा सुरक्षा घेरा और इतनी तमाम ये कहा जाए इंटेलिजेंस होने के बावजूद बिल्कुल सटीक इंफॉर्मेशन होना और बिल्कुल सटीक पॉइंट्स पर हमला होना। मैडम और आपके पैनल में जो लोग मौजूद हैं उनको भी मैं सलाम करता हूं। देखिए, इस्माइल कानी जो है वो शहीद कासिम सुलेमानी की जगह पर आए थे, जो कुछ फोर्स की वो बहुत इम्पोर्टेंट और सबसे अहम जिसे कहा जाए कि फौजी ऑफिसर थे। इनके बारे में
3-4 बार ये खबरें आईं, और जब हसन नसरुल्लाह को शहीद किया गया तो उस वक्त भी इनका नाम आया था कि इन्होंने इजराइल को और मोसाद को बताया था उनकी जगह को। अभी तक कंफर्म नहीं है, ये एक अफवाह है जो गश्त कर रही है, लेकिन ईरान ने अभी तक इस बात को माना नहीं है। जब तक ये अफवाह है, इसे लेकिन अफवाह रिजवी रहने जी दीजिए। बार बार इस्माइल कानी का ही नाम क्यों? जैसे आपने कहा कि पहले भी ऐसी एलिमिनेशन के वक्त में उनके ऊपर आरोप लगे, साजिश उनकी बिल्कुल। तरफ होने का, शामिल होने का आरोप लगा। ये दुश्मन की, ईरान के दुश्मन की एक टैक्टिक होती है, हिकमत अमली होती है कि वो इस तरह से वहाँ के जो IRGC के जो कमांडर हैं उनके मोराल को डाउन करें। और ये पहले मैंने आपसे कहा ना कि 3-4 बार ऐसा हुआ है, और उसके बाद इनको एक मेडल भी दिया गया था जब इनके बारे में ये खबर आई थी, और खुद ईरान के रहबर आयतुल्ला खामनाई के हाथों से उनके गले में वो मेडल पहनाया गया था। तो कहने का मकसद ये है कि ये खबर है जो गश्त कर रही है, लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से जब तक कोई ये खबर की तस्दीक नहीं हो जाती है, ईरान वेरीफाई नहीं करता है, इस पर हमको बात करने की कोई आवश्यकता और जरूरत मैं समझता हूं कि नहीं है। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, अभी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हाँ ठीक है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज होने के अगर बड़े आरोप है तो ये अपने दर्शकों को भी मैं बताती चलूं कि लगातार इस्माइल कानी दरअसल वो कुड्स फोर्स की कमान संभालते रहे हैं, बड़ी भूमिका निभाते रहे हैं, लेकिन इसके पहले जानकारी ये सामने आई थी कि अमेरिका ने 2025 के जून में जो हमले हुए उसमें ये बड़ा दावा किया था और ऐसी खबरें फैलाई थी कि एक तरह से कानी अब नहीं रहे। लेकिन 24 जून 2025 को तेहरान में ही जब एक सार्वजनिक कार्यक्रम में इस्माइल कानी की मौजूदगी होती है तो पूरी दुनिया एक तरह से चौंक गई थी, और उसके बाद से कहा जाए कि बड़ी किरकिरी हुई थी खासतौर से इजराइल और अमेरिका की। लेकिन मैं यहाँ पर निसार जी का रुख करना चाह रही हूँ। निसार जी, ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों पर तो मैं बात करूँ, लेकिन उसके पहले बतौर एक मुस्लिम देश के तौर पर आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि खासतौर से एक बड़ा हिस्सा ईरान का पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी बहुत इफेक्ट जरूर करता है। अब इस पूरी खबर के बाद में ये भी बड़ी तस्वीर ऐसी नजर आई कि इसमें पूरे में अमेरिका का बड़ा रोल है। अफगानिस्तान में जो हुआ, ईरान में जो हुआ, मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है, और उधर इजराइल, और ये कहता है आज ही, माफ कीजिएगा मेरा सवाल थोड़ा लंबा है उसमें, क्योंकि आज इजराइल की तरफ से एक पोस्ट ही आया और उन्होंने कहा कि एक लंबा वक्त एक बड़ा सपना था ईरान पर अमेरिका या इजराइल की हुकूमत होने का, वो जल्द ही पूरा होगा। नमस्कार और सलाम मेहमानों के लिए। देखिए, हम जो अफगानिस्तान के खातरे हमारे पास है, पूरा मुस्लिम वर्ल्ड में दो जहादी सोच से बड़े देशों को फायदा होता है, और खास अफगानिस्तान के ऊपर। और ईरान का जो ये जहादी सोच का इस्तेमाल शुरू हुआ अफगानिस्तान से करीब 50 साल पहले। एक पाकिस्तान जहादी सोच आले सुन्नत से फायदा उठाया, इसका उसका वजीफा था। दूसरी ईरान जहादी सोच आले तशय्यो से या शिया लोग से जो मिडिल ईस्ट की कंट्री में उसका वो फायदा उठाया। दोनों पहले काम ईरान का और पाकिस्तान का दोनों अफगानिस्तान से शुरू हुआ। दोनों पहला काम अफगानिस्तान में था कि वो मुजाहिदीन के जमाने, अगर एक तरफ पाकिस्तान एक्टिव था, दूसरा ईरान हमारे खिलाफ एक्टिव था, उसी जमाने से मैं सोचता हूँ कि ये दोनों देश ईरान और पाकिस्तान मिलकर अफगानिस्तान के खिलाफ, अभी इनका काम बहुत बड़ा हुआ, और ईरान का तो मिडिल ईस्ट के कंट्री में हुआ, तो पर्दे के पीछे और सेक्रेट ताल्लुकात है। अगर पाकिस्तान के साथ भी इस तरह कोई ताल्लुकात है, ईरान का भी बड़े देशों के साथ ताल्लुकात है। ये जहादी सोच आले तशय्यो से लेकर के वो बड़े देशों के लिए काम करना, ये पर्दे के पीछे लोगों का हाथ था। अभी जो इस्माइल कानी का बोला या अभी इस तरह हालात ईरान में आया, देखिए इजराइल बहुत सारे इन्फॉर्मर ईरान के अंदर इसराइल के साथ काम करता था। ये पहले ये न कोई नई बात नहीं, बहुत बुजुर्ग बड़े पोस्टों में काम करते इसराइल के साथ इनका ताल्लुकात है, ये भी कोई नया बात नहीं। दूसरी बात, क्यों इजराइल का इन्फॉर्मर ईरान के अंदर बहुत है, इसलिए कि 47 साल ये बिजनेस जो इस्लाम के नाम पे ये लोग किया, ईरान लोग खुद नाराज से
ये सरकार से, इसलिए लोग जानबूझकर इसराइल लेकिन के लिए निसार अहमद शिरजई इन्फॉर्मर जी, बन एक जाता तरफ है। ये कहा जाए मुस्लिमों के सर्वोच्च नेता खामनेई को माना जाता है और दूसरी तरफ उनसे एक बड़ा हिस्सा नाराज भी है और उनकी बातों को भी फॉलो करता है, ये बात थोड़ी डाइजेस्ट नहीं हो पाती। देखिए वो ये लोग जो 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 आदि सोच के पीछे ये उसको एक नेता मानता था, और हम लोग आम मुसलमानों ईरान सदर को एक बड़े या एक नेता नहीं मानता है। आम लोग जो असली इस्लाम चाहता है, जो इस्लाम के नाम बिजनेस नहीं करना चाहे, हमारा अफगानिस्तान लोग सब मुसलमान हैं मगर सब मुजाहिद नहीं, सब जहाद में नहीं था, सब मुसलमान हैं मगर सब मुजाहिद नहीं था। जो लोग जहाद के नाम पे एक बिजनेस शुरू किया वो अल्लाह के, वो लोग इसका नाम बहुत बड़ा किया। वो लोग चाहता था कि ये बातों से फायदा होता कर, इस्लाम के नाम से फायदा होता ना उन ठीक है, लोगों के लेकिन पास था। निसार जी, ठीक है निसार जी, अब आपको ईरान को लेकर तो नाराजगी है, लेकिन बड़े मुस्लिम देश के तौर पर पाकिस्तान खुद को सबसे बड़ा मुस्लिम देश मानता है, तो क्या अब आप उनकी रहनुमाई को एक तरह से मानेंगे? नहीं नहीं, कभी नहीं। देखो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं, इरशाद अहमद जी खुद भी को मेरे साथ अमीर बोलता है, कनेक्ट हो चुके हैं मौलाना चर्चा में, फजल उनका भी रहमानी, ऑडियो इसी पे। तरह बहुत सारे लोग हैं। वो लोग जादी सोच, वो बिजनेसमैन है, वो बिजनेस करते हैं। ईमान अपनी जगह है, इस्लाम अपनी जगह है, बिजनेस अपनी जगह है। ऐसी बातें मत करें आप बैठ के, चैनल पे बैठ के। देखें, इस्लाम का नाम आप लेते हैं, आप कम से कम वजू कर लिया करें इस्लाम का नाम लेते हुए, ईमान का नाम लेते हुए, कुरान पाक का नाम लेते हुए। ये मैं चाहता हूँ कि मैंने आपको जहाद सुना, के बारे का बिजनेस, मैंने आपको इस्लाम सुना, आप बिजनेस मुझे के बारे सुनिए, में ये जानता मुझे है। सुनिए। मैं नहीं चाहूंगा इस्लाम से किस रोजे का तरह टाइम है, मैं बिजनेस नहीं हो चाहूंगा जाएगी ये वायलेंस लोग करें, मैं जानता नहीं है। चाहूंगा गला जैसे कि फाड़ूं मैं नवाज आपकी शरीफ तरह। का बहुत मैं बहुत आराम से तजुर्बा है। इज्जत नवाज अपना शरीफ, प्रोग्राम ये नवाज शरीफ का पार्टी का है। आप पहले नवाज बोले, शरीफ में आप बहुत पहले तजुर्बा है कि इस्लाम के नाम से किस तरह फायदा होता है, इस्लाम के नाम से किस तरह बिजनेस करे, इन लोगों को अच्छी तरह मालूम है। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ निसार जी, मैं जवाब ले लेती हूँ। इरशाद अहमद जी, वेल, क्योंकि अब जैसे ही मैंने खासतौर से पाकिस्तान की रहनुमाई की बात कही तो उसी पर प्रतिक्रिया आ रही थी। देखिए, अगर ये बात कि भाई कौन ज्यादा बड़ा इस्लामिक, कौन कितना ज्यादा, सभी मान, ये कहा जाए सभी धर्मों का सम्मान है, लेकिन आप जब यहाँ पर अगर मुस्लिम रहनुमाई की बात करते हैं तो उसी पाक के महीने में मत भूलिएगा, आपने भी अपने अफगान भाइयों पर, मुस्लिम भाइयों पर आपने भी इसी रूप में बड़े हमले किए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर बात पाक साफ की अगर की जाए तो उन नापाक हरकतों को भी जरूर याद रखना चाहिए। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, एक तो इस्लाम सबसे बुलंद तरीन मजहब है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मजहब इस्लाम है, ये याद रखिए बात। इसके मानने वाले, इसको चाहने वाले, इसका आलम बुलंद करने वाले दुनिया भरी पड़ी। दूसरी बात यह कि आप कहती हैं कि हमने अफगान भाइयों पे हमला किया, हमने अफगानियों पे हमला नहीं किया, हमने दहशत गर्दों पे हमला किया जो कि वहां चौकियां बना करके, मैं बार बार आपके चैनल पे अर्ज करता हूँ, हर रोज अर्ज करता हूँ, हर चैनल पे मैं आपके हिंदुस्तान के बैठकर एक ही रिक्वेस्ट, एक ही इल्तजा करता हूँ, खुदारा दहशत गर्दों को आप अफगानी मत कहिए। अफगानिस्तान के लोग पुरअमन हैं, अमन चाहते हैं, लेकिन जो ये छावनियां दहशत गर्दों की बनी हुई हैं, अगर इनको आज हमने खत्म ना किया, आज सबने मिलकर के इसके खिलाफ काम ना किया, तो ये बहुत बड़ा नासूर बन जाएंगे। दहशतगर्दी का उदाहरण क्या है? निसार जी, आपकी बात पे जवाब मुझे लग रहा है देना चाह रहे हैं, खासतौर से क्या जिन मासूम बच्चों की या महिलाओं को भी टारगेट किया गया था, क्या आपकी नजर में वो भी मासूम बच्चे दहशतगर्द हैं? और मुझे ये भी जरा बताइएगा, अभी 2 दिन पहले आप ही की पाकिस्तान की धरती पर जो लोग खासतौर से ये कहा जाए अमेरिकी गोलियों का शिकार हुए, क्या वो भी दहशतगर्द थे? जी, भी वायलेंस करता है, किसी के घर में घुसने की कोशिश करता है, जिसमें देखिए एम्बेसी की हिफाजत करना हमारे इदारों का काम था। इरशाद अहमद, अगर ईरान अमेरिका पर अगर जवाबी हमला कर रहा है तो फिर तो वो भी गलत नहीं है। अफगानिस्तान ने अगर अमेरिकियों को खदेड़ा तो फिर तो वो भी गलत नहीं होना चाहिए था। और अगर यही बात तो बलूचिस्तानी भी कहते रहे हैं कि भाई आप हमारी धरती पर आते हैं, तो अगर बलूचिस्तानी अगर कोई विद्रोह अगर दिखा रहे हैं तो फिर वो भी गलत नहीं है, क्योंकि आप भी उनके घर में घुस रहे हैं ना। फिर तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, वो भी गलत नहीं है। गलत तो वो है जो आप लोग कर रहे हैं और जो करवाना चाह रहे हैं हिंदुस्तान। गलत वो है जो इरशाद अहमद सुन लो, इरशाद अहमद सुन लो, अभी इरशाद अहमद सुन लो। देखो, ठीक है, टूरिज्म के खिलाफ लड़ाई अच्छा बात है,
देखो ये टूरिज्म 50 साल आपके पास था। सुन लो अभी, सुन लो, एक मिनट सुन लो, अभी सुन लो, हौसला रखो, 1 मिनट सुन लो। एक एक करके सुन 50 लेते हैं। साल यही टूरिज्म आपके पास था, मुजाहिदीन आपने बनाया, यही तालिबान आपके पास था। आप बोल रहा था 20 साल पहले, आप बोल रहा था कि टूरिज्म मत भेजो अफगानिस्तान, टूरिज्म आपके पास है। देखो तालिबान आपके पास था, शोराए कोयता आपके पास था। इस वक्त अफ्तारी का टाइम होता है, हम लोग चीख चिल्लाट करने नहीं आए आपके साथ, हम प्रोग्राम करने आए हैं, हम आपको जवाब देने आए हैं। आर्गुमेंट कीजिए, ये हमारी लड़ाइयां मत करवाएं। कभी किसी अफगानी को बिठा देती हैं आप, कभी किसी बलूचिस्तान से किसी को अमेरिका से लेकर बलूची बना के बिठा इरशाद अहमद जी, आप जमीन पर वहां पे लड़ाई लड़वा देते हैं, खून बहा देते हैं। यहाँ पर अगर चर्चा हो रही है तो आप उसे लड़ाई लड़वाने की बात कह रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।